अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आज आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड विच इज़ प्राइस। आप लोगों को याद है मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस थे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 4 चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना होता है। कम से कम इन 4 के बारे में तो करना ही होता है। और भी काम होते हैं, लेकिन कंपनी के जो आउटलुक है उसके ऊपर ये 4 चीज़ें पहले बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि उसको डिसाइड करना है। उसमें एक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपने काफ़ी तफसील से पढ़ लिया, प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या होगा, मार्केट प्रोडक्ट होगा, किस तरह से उसको रिसर्च किया जाएगा, किस तरह से प्रोडक्ट लॉन्च होगा, है ना। फिर अप्रोच होती है, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इस बात की थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक्सटेंशन कैसे होती है, सारी बातें हमने की थी। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे डिसीजन थे, इसी तरह से प्राइसिंग के बारे में बहुत सारे डिसीजन हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ प्राइस। प्राइस के अंदर क्या फैसला करना होता होगा? तो इसमें फैसले की क्या बात है, बस जितने का बना उस पर 10% ऊपर रखो, बेच दो, किताब छोड़ दें, किताब बंद कर दें। प्रोडक्ट आपने बना लिया, उस पर प्राइस के फैसले में ऐसा क्या फैसला? नहीं बिकेगा। ओके। जैसे कि सुजुकी की गाड़ी सस्ती बिकती है तो टोयोटा बिकती ही नहीं है। कोई करोला लेता ही नहीं है। सेगमेंट डिफरेंट है। नीश ना बोले, सेगमेंट बोले। सेगमेंट और नीश में फ़र्क है थोड़ा सा। आप लोगों ने पढ़ा है सेगमेंट नीश वगैरह? नीश जो बहुत छोटा सेक्शन हो गया। ठीक है। प्राइस के हवाले से बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि आप किसी नई मार्केट में एंटर तो नहीं होने जा रहे जहाँ पहले आप एंटर नहीं हुए हुए थे। तो हो सकता है आप प्राइस कुछ थोड़ी सी कम रखना चाहें। कहीं आप इसका मार्केट शेयर में कंपटीशन में तो नहीं आए हुए कि मार्केट शेयर आपका रिड्यूस हो रहा है, अब आप कंपटीशन की वजह से अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं। कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है? कहीं आपका भी प्रॉफिट इंक्रीज करने की ज़रूरत तो नहीं हुई भी किसी वजह से? कहीं आप इस सिचुएशन में तो नहीं है कि आपकी कॉस्ट आप देख रहे हैं कि कवर हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत सारे मामला हो सकते हैं। बहुत सारे मामला हो सकते हैं प्राइस को लेकर, आप बहुत सारी डिफरेंट प्राइसेस रख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ फैशन होने वाला है। आपने प्रोडक्ट बनाया था, आपको पता है अब कुछ अरसे में इस प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं रहेगी, आज ही भेज दो। तो फिर प्राइस उसके हिसाब से वेरी करेगी ना, क्योंकि मार्केट प्राइस को रिस्पॉन्ड करती है ना। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब सस्ती होती है तो उसकी धड़ाधड़ सेल हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर परसेप्शन ये हो कि कुछ अरसे में दोबारा महंगी हो जाएगी। अच्छा, तो प्राइसिंग के अंदर जो है वो कुछ कुछ मुख्तलिफ तरह की प्राइसेस होती हैं, वो ज़रा मैं नाम बता दूं। टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये टर्म्स याद होंगी तो आप अपने पेपर में इनको यूज़ कर सकेंगे कि ये इस कंपनी को ये वाली प्राइसिंग यूज़ करनी चाहिए सबसे। लेकिन नाम मज़ेदार ये बात ये है कि सारे आसान है, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। नाम सारे बहुत आसान है। एक है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? रजिस्टर भी नहीं खोलना, अभी सिर्फ मुझसे बात करें, मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप नोट्स बना के लाइएगा। हाँ, वीडियो नहीं देखें आप, फिर बुक देखेंगे, आपको बुक में से नोट बनाना आसान होगा। वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के नाम से क्या समझ आ रहा है? बस आपने एक फिक्स सोच लिया कि मैं हर प्रोडक्ट पे 10% ऊपर रख के बेच दूंगा। कॉस्ट प्लस, कोई मसला सोचना ही नहीं है कोई इसमें। ये वहां हो सकता है जहां पे के आपको कोई मार्केटिंग के एतबार से प्राइस की स्ट्रेटेजी ना सोचनी हो। जो जितना ही क्या बन रहा है 10% ऊपर रखो बेच दो, ये मार्केट स्टैंडर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप उर्दू बाज़ार जाते हैं, उर्दू बाज़ार में जाके जब आप किताबें ख़रीदते हैं, कॉपियाँ ख़रीदते हैं, सबकी आपको कम कमो बेश एक जैसी प्राइस मिलती है।
क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, जो उनकी कॉस्ट आई होती है उसके ऊपर कुछ अपनी एक मार्जिन रखते हैं और उसके ऊपर लग के बेच देते हैं। वो सिमिलर मार्जिन होता है, कोई उससे ज़्यादा मार्जिन रखेगा तो उसकी बिकेगी नहीं, क्योंकि इतने सारे सेलर हैं, सैकड़ों सेलर हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा के बेचेगा तो नहीं बिकेगी। अच्छा जी, तो और ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे तय होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्लस आपको अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपने निकाल लिए होते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मार्केट स्टैंडर्ड मार्केट नॉर्म क्या है, उसके अराउंड कहीं आप सेट कर देते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट मालूम करनी होगी, फिर उसमें मार्केट में चलने वाला जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो मालूम करना होगा, और उसके हिसाब से आप सेट कर देंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी है ना, कुछ सोचना नहीं है, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी नहीं बनानी आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि जो भी बन रहा है प्रॉफिट में ही बन रहा है। दूसरी मार्केटिंग इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बाद ऐसी भी होती हैं कि आप करते हैं, एक को जो है वो लॉस में बेचते हैं, एक को प्रॉफिट में बेचते हैं। तो ये हिसाब किताब रखना, ये वाली मैं लॉस में बेच दूँ, ये वाली प्रॉफिट में बेच दूँ, इसमें ये वाला काम चला लूँ, उसमें ऐसे कर लूँ, ये मुश्किल काम है। जब आपने कॉस्ट प्लस रखी ना, ये जितने की बनी उसमें 10% लगाओ भेज दो, ये जितने की बनी 10% लगाओ भेज दो, तो हर चीज़ प्रॉफिट में ही बिक रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरीथिंग इज सेलिंग एंड गिविंग अस अ प्रॉफिट। अच्छा जी, और ये आप ज़रूर कर सकते हैं इसमें कि मुख्तलिफ मार्केट्स में इसकी जो मार्कअप का फैसला है वो अलग कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में जी ये चीज़ नई नई आई है तो इसलिए इसको, या पाकिस्तान में ये चीज़ नई नई आई है तो इसको जो है वो 20% मार्कअप पे बेच देते हैं। दुबई में पुरानी हो गई है, बहुत अरसे से लॉन्च हुई भी है, इसको 15% मार्कअप पे बेच देते हैं। तो मार्कअप की एडजस्टमेंट कर लेते हैं आप थोड़ी बहुत, ऐसा भी नहीं है कि बस आपने 10% बोल दिया तो अब अगर आपने 10 से 12 किया तो ये कॉस्ट प्लस नहीं रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कॉस्ट प्लस का मतलब है कि असल जो आप सोचते हैं प्राइसिंग के बारे में वो ये सोचते हैं कि पहले कॉस्ट निकाल के देखो, उस पर एक सर्टेन मार्कअप रख लो, वो मार्कअप ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब क्या है, कॉस्ट प्लस के अंदर मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस या लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, आप बताइए। मैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करता हूँ बस, क्या लिमिटेशन है, क्या मसला होगा? जवार भाई, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करता हूँ बस, क्या मसला हो सकता है? कंपटीशन जो है वो हो सकता है कि आपसे कम का बेचता हो, तो आप कॉस्ट प्लस, खाली कॉस्ट प्लस नहीं कर सकते आपको। अच्छा, आपने कहा कि ठीक है सर कॉस्ट प्लस में, हमने कहा ना आपने कंपटीशन 10% बेच रहा था, आपने 8% बेच दिया, अभी तो कॉस्ट प्लस ही है। चलें कॉस्ट बराबर थी, लेकिन सिर्फ बाज़ कंपटीशन कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा होता है कि सिर्फ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से मसला रिजॉल्व नहीं होता। जैसे कि एक प्राइसिंग के बंडल ऑफर आपने दे दी, बाय वन गेट वन फ्री, ये भी प्राइसिंग ऑफर है, अभी कॉस्ट प्लस से कवर नहीं होने वाली कि आप 10% से 8% पे आ जाओ, 7% पे आ जाओ। उसने तो अजीब अजीब नई नई तरह की चीज़ें दी हुई हैं, 4 ले लो तो 5वां फ्री, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट के साथ ये वाला फ्री, 2 ले लो तो एक पे 50% ऑफ, फलाना कूपन डाल दो तो इतने पैसे रिड्यूस, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके क्लिक ये वाला क्लिक करो उसके बाद तुम्हें ये वाला रिडक्शन मिल जाएगा। तो इतनी तरह की प्राइसिंग में डिस्काउंट्स आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ कॉस्ट प्लस पे चलते रहेंगे तो ये मॉडर्न नहीं है, इसकी वजह में आप फंसे रहेंगे कि बहुत सारे कंपटीटर्स आपसे अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अच्छा, कॉस्ट प्लस में आपको लगता है कि आप एक यूनिट भी बेचेंगे तब भी प्रॉफिट में होंगे, ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है। कॉस्ट प्लस एक यूनिट कितने का बन रहा है, आपने कॉस्ट निकाली, 10% उससे बढ़ा के बेच दिया, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन जब 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट किसी और अमाउंट में बन रहा होगा, जब 10 लाख यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट किसी और प्राइस से बन रहा होगा, ये तो सोचा ही नहीं आपने। कॉस्ट प्लस में जो कॉस्ट का फैक्टर था वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स पे कॉस्ट अलग अलग आती है, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो बता सकता है? हमने जब बल्क परचेज किया हमें डिस्काउंट मिला, इकोनॉमी ऑफ स्केल में से ही एक फैक्टर है ना कि बल्क परचेज पे डिस्काउंट मिल गया।
आपने एक मशीन की मेंटेनेंस करानी है, आप 1 लाख उसमें से प्रोडक्ट्स निकालें या 10 लाख निकालें, वो अब एक टाइम के बाद आनी होती है। 10 लाख निकाल लिए तो पर यूनिट मेंटेनेंस सस्ती पड़ गई आपको, 1 लाख में महंगी पड़ी। जो पर पीस रेट आप किसी को ऑफर नहीं कर रहे कॉस्ट, बल्कि आपने जो है वो किसी की फिक्स सैलरी रखी हुई है, तो उससे 10,000 निकलवाएं या 1 लाख निकलवाएं, कॉस्ट सेम थी। 1 लाख निकलवाएंगे तो पर यूनिट कम पड़ जाएगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग होते हैं, इसके कॉस्ट ही अलग आ रही है। तो कॉस्ट प्लस जो है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिफाइंड होती है। अब अगर प्रोडक्शन चेंज हो गई तो कॉस्ट चेंज हो गई। तो ये फिर क्या मतलब, आप वेरिएबल प्राइस रखेंगे अपनी, इस महीने ये प्राइस है, अगले महीने वो प्राइस है, ऐसा होगा। तीसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर को कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट में तो है, प्रॉफिट में तो है, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, जो भी कॉस्ट आई उस पर प्लस रख के भेजिए। अब आप इनएफिशिएंट बना रहे हैं, आप गौर नहीं कर रहे इस बात पे। आपने कहा कि मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जितने का बना दिया वो बेस्ट है बस। तो ये तो आप फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि आप इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होनी चाहिए, कंपेटिटिव होनी चाहिए मार्केट में प्राइस। ठीक है, एक आध वर्क एग्जाम्पल मौजूद है, तो ये अपने पास नोट करते जाइए कहीं छोटी सी जगह पे कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है इसमें से। सो 13.1 कर लीजिए, छोटी सी एक एक्टिविटी वो कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी जो ऑप्शन है प्राइसिंग का, दूसरा तरीका जो है वो है कंपैटिटिव प्राइसिंग। ये भी नाम से ही पता चल जाएगा क्या मतलब होता होगा रूश कंपैटिटिव प्राइसिंग का। सेम, कंपेटिटिव जो है वो कंपटीशन से निकला है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा कंपटीटर कर रहा है मैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करूं। अब वो रिस्पॉन्स इक्वल प्राइस सेट करना भी हो सकता है, उससे नीचे प्राइस सेट करना भी हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि बजाय से कि मैं ये सोचूं कि जी मैं कितने परसेंट प्रॉफिट चार्ज करूं, आ, आप लोग इतना मार्केट में नहीं जाते, लेकिन बहुत दफ़ा आपको लोग ऑफर करते हैं, कोई चीज़ बड़ी चीज़ खरीदने जाए ना, वो कहते हैं भाई आपको जो लोएस्ट रेट मिले ना उससे 20,000 कम में दे दूंगा बस। तो वो कंपेटिटिव प्राइसिंग हो गई एक तरह से। आप मार्केट देख लो, वैसे मेरी प्राइस जो है, जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं गाड़ी ले रहा था, उसने कहा कि मेरी प्राइस जो है वो है 43 लाख। अब आप डिस्काउंट मांगते हैं, डिस्काउंट मैं कर दूंगा, बल्कि मैं आपको ऐसी ऑफर करता हूँ, आप ऐसा करो कि जो भी मार्केट में आपको कम से कम प्राइस मिले ना, मैं उससे 20 में कम में दे दूंगा, 20,000 कम में। अच्छा, फिर अब हम सर्च करते हैं मार्केट को। तो मार्केट में एक जगह से पता किया, दूसरी जगह पता किया, फिर आखिरकार हमें जो है वो एक जगह से 39 की ऑफर आ गई, 39 लाख की। तो हमने उससे कहा भाई 39 लाख की आ गई, उसने कहा ठीक है मैं 38 80 में भेज दूंगा। तो ये कंपेटिटिव प्राइस थी, हालांकि उसने कोई प्राइस मुझे ऑफर ही नहीं की एक्चुअली, डायरेक्ट ही कंपेटिटर से लिंक कर दिया। तो बाद वक़्त आप कंपेटिटर जैसी प्राइस रख लेते हैं या कंपेटिटर से जस्ट नीचे कर लेते हैं। उसकी एक अच्छी मिसाल जो है मार्केट में वो चीज़ें जो कि सैचुरेटेड हैं, बहुत है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं करते कंपटीशन से। अगर आप नए एंट्रेंट हैं तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, अनलेस कि आपके प्रोडक्ट में कोई खास ही बात है, तो आपने अपनी प्राइस अलग से रख ली। तो 5 तरह के साबुन मौजूद थे, छठा साबुन और आ गया, तो कम बेश वही प्राइस रखेगा, वो उसी के आसपास रखेगा। तरह तरह की कॉपीज़ मिलती हैं, एक जैसी कॉपीज़ होती हैं सारी, तो आपकी कॉपी की भी ऑलमोस्ट वही प्राइस होगी। ज़्यादा ऊपर रखेंगे बिकेगी नहीं, ज़्यादा नीचे आप कर नहीं सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कंपेटिटिव है, इससे नीचे करेंगे तो नुकसान में ही रहेंगे। ठीक है, तो अगेन बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप कंपेटिटिव प्राइसिंग करते हैं तो नॉर्मली मार्केट में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से ही प्राइस होती है।
तो मार्केट का माइंड मेकअप हुआ हुआ होता है। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अब मिसाल के तौर पे आप चीज बनाते हैं 2 रुपए की, मार्केट में वो सब लोग बेच रहे हैं 12 रुपए की, आपने ही 12 की बेच दी, तो कोई रोएगा नहीं कि यार 2 की बना के 12 की बेच रहे हो, सभी 12 की बेच रहे हैं। तो वो एक मार्केट माइंड मेकअप हुआ हुआ है। कंपेटिटिव प्राइसिंग में आसानी ये है कि अगर प्रॉफिट का रेट बढ़ा हुआ है तो भी लोग एडजस्टेड हैं, क्योंकि बाकी सब भी इतने में ही बेच रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस वक्त अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं लोन पे, तो आपको जो रेट ऑफर हो रहा है तो कोई तकरीबन 17% का ऑफर हो रहा है, विच इज़ वेरी हाई। लेकिन सब के लिए ओके, क्योंकि एक बैंक जो दे रहा है दूसरा भी वही दे रहा है, कंपेटिटिव है। तो उसकी वजह से मार्केट का जो माइंड मेकअप हुआ होता है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपनी प्राइस को रिकग्नाइज करवाने में कि कोई मसला तो नहीं है इसमें। कंपटीशन कम हो जाता है आपस में, तो फिर आप जो है वो प्राइस पे नहीं लड़ रहे होते, प्राइस तो एक जैसी हो गई, प्राइस पे तो नहीं लड़ रहे, फिर आप क्वालिटी पे लड़ते हैं, फिर आप अपनी प्रमोशंस पे लड़ लेते हैं, लेकिन प्राइस आपकी सिमिलर होती है तो प्राइस पे मुकाबला नहीं हो रहा होता। प्राइस की लड़ाई जो है वो आखिरकार किसके लिए नुकसानदेह होती है? प्रोड्यूसर के लिए नुकसानदेह होती है। प्राइस वॉर अगर हो जाती है, प्राइस वॉर समझते हैं कि जी उसने कम की, उसने कम की, उसने कम की, उसने कम की, आखिर में नुकसान प्रोड्यूसर का होता है। लॉन्ग रन में वो चाह ये रहे होते हैं, प्राइस फॉर वूमन तब छिड़ी जाती है जब एक प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि दूसरा प्रोड्यूसर मार्केट से बाहर किया जा सकता है। अगर वो मार्केट से ही बाहर हो गया फिर तो मैं अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करूंगा। एक आप ऑयल बेचते हैं, एक मैं ऑयल बेचता हूँ, हमें ऑयल पड़ता है लेट सपोज 300 रुपए का पर लीटर, आपने प्राइस रखी 400, मैंने रख दी 380, मुझे लग रहा है आप मुझसे हल्के हैं, आपके पास इतना बैकअप में पैसे नहीं पड़े हुए, तो मैं वो प्राइस 380 से 350 करूंगा, आप 330 करेंगे, मैं 320 करूंगा, आप 300 करेंगे, मैं 280 कर दूंगा। पड़ रहा है मुझे 300, में 280 कर दिया, प्राइस वॉर हो रही है। उस वक्त मैं लॉस में हूँ। जहन में मेरे ये कि एक वक्त आएगा कि आप मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, भाई मैं बेच ही नहीं सकती इस प्राइस में, क्या बेचूं? तो चाइना जो करता है जैसे बिलो द प्राइस, बिलो द कॉस्ट चीज़ें बेच देता है बहुत दफ़ा, ताकि एक दफ़ा मार्केट क्लियर हो जाए, फिर वो जब आप चली जाएंगी मार्केट से फिर यही 500 का बेचूंगा, क्योंकि कोई है ही नहीं मुकाबले पे। लेकिन बहरहाल बात ये हो रही थी कि जब आप कंपेटिटिव प्राइस रखते हैं तो आपका प्राइस वॉर नहीं हो रही होती। प्राइस वॉर ना होने की वजह से प्रोड्यूसर थोड़ा सा सेफ में रहता है। हाँ, वो कंपटीशन जो करते हैं वो फिर क्वालिटी और एडवर्टीजमेंट और इस तरह की चीज़ों में करते हैं। आमतौर पे जब प्रोडक्ट बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं तो कंपेटिटिव प्राइसिंग ही कर दी जाती है। एक जैसे ही है ना, गत्ते अलग अलग हैं पर अंदर से पेपर सबका सेम है, तो फिर कंपेटिटिव कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी? आपने कंपेटिटिव प्राइसिंग तो की हुई है, लेकिन जिसके साथ कंपेटिटिव प्राइसिंग की हुई है वो प्राइसिंग आपके हिसाब से सही नहीं है। दोनों तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ बना रहे हैं 10 रुपए की, दूसरा बना रहा है 20 रुपए की, दूसरे ने प्राइस रखी हुई है 30, आपने भी रख दी 30, इसमें नुकसान क्या है आपका? साहबाजी, क्या नुकसान है? माइक खोलूं दूसरा? जी, सेकंड माइक ऑन के लिए हमें। जी साहबाजी पकड़िएगा। क्या सवाल था? करीब रखे मुंह के, मुंह के करीब तो रखिए। एक शख्स बना रहा था 20 की, बेच रहा है 30 की, आप बना रहे हैं 10 की, आपने कंपेटिटिव प्राइसिंग रख देते हैं, बेचते हैं 30 की, इसमें क्या मसला है? बना रहा था 20 की, बेच रहा था 30 की, हाँ, हम बनाए 10 की, हमने कंपेटिटिव रख देते हैं, 30 की बेचेंगे, इसमें क्या मसला है? साहबाजी से पहले पूछता हूँ फिर आगे घुमाऊंगा जी। नहीं, क्या मसला नहीं होता। थोड़ा सा थोड़ा सा उतरे बिजनेस स्टडीज़ में, सोचें आप कारोबार कर रही हैं, कारोबार में कोई मशवरा लेने आया आपके पास। एक कंपनियां बना रही थी 20 का, बेच रही थी 30 का, आप बनाते हैं 10 का, आपने कहा मैं भी कंपेटिटिव प्राइसिंग रख लेता हूँ, इसमें मसला क्या है? अरूज बाजी आप बता सकती हैं? माइक पकड़ें।
करीब करके ज़रा। अगर हम सस्ता रखते तो फिर शायद हमारा ज़्यादा बिकता। उसको कॉस्ट एडवांटेज है हमें इसमें, इतना बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है, हम इसका फायदा नहीं उठा रहे। हमें इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट है, उसको वो बना ही नहीं रहा उतने का। हम तो उतने का बेच सकते हैं जितने का ये बनाता भी नहीं है। हम इसको 15 का बेच सकते हैं, 18 का बेच सकते हैं, ये तो बेच ही नहीं सकता 18 का। मार्केट से बाहर कर सकते हैं वो कंपटीशन को हम। लेकिन हमने जो है कंपेटिटिव प्राइसिंग करके वक्ती तौर पे प्रॉफिट को टारगेट कर लिया। अगर हम कंपटीशन को बाहर कर देते तो प्रॉफिट और बढ़ जाता हमारा भी। थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था, बात समझ आ रही है? तो कंपेटिटिव प्राइसिंग बाज़ औक़ात आपको कंपटीशन के अंदर ही थोड़ा सा प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज यूज करने से रोक देता है, नहीं कर पाते आप। तो एक लिमिटेशन तो हो गई। दूसरी लिमिटेशन हो गई, अब अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है दूसरे के मुकाबले में, आप क्या करेंगे? प्राइस तो आपने कंपेटिटिव रख दी, अब प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए क्या करेंगे? मार्केटिंग ज्यादा करेंगे, उसके उसके क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, उसकी उसकी जो वो है ब्रांडिंग अच्छी करेंगे। अब सारा ये दूसरा खर्चा है हमारा, ठीक है? तो ये फिर खर्चा बढ़ जाता है आपका। और मार्केट प्राइस अगर चेंज हो रही होगी, जो कंपेटिटिव प्राइस है अगर वो फ्लक्चुएट होती रहेगी तो आपको भी फ्लक्चुएशन करनी पड़ेगी। प्राइस फ्लक्चुएशन इज नेवर गुड। मैंने अभी अपने एक जानने वाले से पता किया जी, ये प्रिंटर कितने का है? उसने बताया जी तकरीबन 80,000 का है। अगले दिन मैं लेने पहुंचा, उसने कहा ये 92,500 का हो गया। मैंने कहा भैया अभी तो 2 दिन पहले तुमने 80 बताया था। भाई चेंज हो गई मार्केट प्राइस। तो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस रखते हैं तो फ्लक्चुएशन बहुत आती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन रहती हैं। खास तौर पे अगर आपकी डायनेमिक मार्केट है तो उसमें फ्लक्चुएशन रहती हैं, तो फिर आपकी प्राइस भी ऊंची नीची होती रहती है। तो उसके कुछ मसले भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तीसरी तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है, चलें आप नाम से आप बताइएगा कौन पकड़ेगा? दुल्ला भाई। तीसरी तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, उसका नाम है प्राइस पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या मतलब होगा? नाम से पता चल रहा है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेट करना, की चीज में घुसना। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब एक ऐसी प्राइसिंग है जहां पे कि आपको कंपटीटर से कम प्राइसिंग रखनी है ताकि आप नए नए इस मार्केट में घुसे हैं, लोग आपको किसी वजह से तो रिकग्नाइज करें। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज लोअर देन मार्केट। कब होती है? जब आप मार्केट में इंट्रोडक्शन करते हैं अपने प्रोडक्ट का। प्रमोशनल ऑफर नहीं करते आप कि जी लॉन्च किया है, लॉन्च के लिए 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा प्राइस आपने रखी है, पेनिट्रेटिंग प्राइस, या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। तो ड्यूरेशन आपकी अपनी मर्जी की होती है कि आप कितने दिनों में कस्टमर को रिकग्नाइजेबल हो जाएंगे। उस वक्त तक आप प्राइस पेनिट्रेटिंग कर सकते हैं या करते हैं बहुत से लोग। अब कंपनी ने फॉर एग्जांपल एक नई चॉकलेट की ब्रांड लॉन्च की है, वो सारी एक जैसी थी। फॉर एग्जांपल मरिंडा, मरिंडा बहुत सारे फ्लेवर्स लॉन्च करती रही है ना मुख्तलिफ ज़मानों में। अब हर फ्लेवर की प्राइस उसकी लेट सपोज 100 रुपए की ही बोतल थी। एक नई तरह की लॉन्च की उसने जो कि मार्केट अभी उस टेस्ट को रिकग्नाइज नहीं करती है, वो उन्होंने 90 की रख दी। तो वो लोगों को इंसेंटिव हो गया, चलो ये भी ट्राई करते हैं यार, नया टेस्ट आया। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग है। बेनिफिट्स क्या है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के? अर्ली लॉन्च में कस्टमर रिकग्निशन मिल जाती है, अर्ली लॉन्च पीरियड में रिकग्निशन मिल जाती है। और नए नए प्रोडक्ट की स्टॉक पाइलअप नहीं होते, सेल्स हो रही होती है। जब प्रोडक्ट नया बनता है, मार्केट में नया आता है, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा बने ताकि आपको इकोनॉमीज मिले।
एक फैंटा जो ऑरेंज वाली थी, एक मिरिंडा जो ऑरेंज वाली थी, वो पहले ही मिलियंस ऑफ बॉटल्स बन रही थी। आपने एक पर्पल कलर की मिरिंडा इंट्रोड्यूस करवाई, पर्पल कलर की मिरिंडा की प्राइस सब नीचे आएगी जब उसकी कॉस्ट नीचे आएगी, कॉस्ट सब नीचे आएगी जब वो ज़्यादा बिकेगी। अगर वो ज़्यादा नहीं बिकेगी तो वो फिर वैसी महंगी पड़ रही होगी, हमें नुकसान में बेच रहे होंगे उसको। तो इसलिए शुरू में ही उसकी सेल्स इतनी बढ़ जाए कि हमारा जो रेट है ना, कि कम से कम यार 5 लाख तो महीने की बिके, तो हमें प्रॉफिट में रहेगा, तो इतनी ही तो बिकना शुरू हो जाए, चाहे आपको शुरू में प्राइसिंग नीचे रखनी पड़े, उसकी जो रनिंग है वो अच्छी निकल आए। इसी तरह से मार्केट शेयर जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, शुरू में ही मार्केट शेयर अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा याद है आपको, नया लॉन्च हुआ हो, अच्छी प्राइसिंग की हो, मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया हो? मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं कुछ फ़ोन, नहीं आईफोन तो प्राइसिंग की वजह से नहीं, प्राइसिंग की बात हो रही है। जैसे शाओमी के फ़ोन्स हैं, हाँ, शाओमी की फ़ोन ने प्राइसिंग अच्छी की शुरू में। जैसे बैकग्राउंड क्लॉक है, इसकी स्टार्ट में इसकी बहुत कम प्राइसिंग थी। अब इसके पेनिट्रेशन प्राइसिंग थी, अब इसके अच्छे खासे हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग की, मार्केट शेयर कैप्चर किया, वापस प्राइस बढ़ा ली। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो लिमिटेशन ये है कि लॉस हो रहा होता है, लॉस हो सकता है आपको इसमें, पेनिट्रेशन प्राइस में पॉसिबल है कि लॉस भी हो रहा हो आपको। जैसे बहुत से फीचर होते हैं ना नए इंट्रोड्यूस है कोई नंबर वेबसाइट। 2, कस्टमर उस वक्त तक आपका मार्केट में बेच रहे हो जब तक कि आपने प्राइस लो रखी हुई थी, जैसी प्राइस वापस गई कस्टमर ने खरीदना शुरू कर छोड़ दिया। आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसलिए की थी कि मार्केट शेयर बढ़ जाए। आपने एक चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट की 1 मिलियन यूनिट किसी चीज के, अब आप चाहते हैं मार्केट में ये बिके, आपको पड़े हैं 100 रुपए के, आपने बेच दिए 101 रुपए का, मार्केट में दूसरे लोग ये चीज बेचते हैं 110 की, लेट्स सपोज आपने 101 का बेचा बेचा, लोगों ने खरीदे 1 मिलियन में से आधे मिलियन बिक गया आपके, भाई एक तो ये लॉस हो गया, इतने से प्रॉफिट पे इतने सारे बेच दिए। चीज भी चीज इंपोर्ट थी, दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अगली दफा ये प्राइस होगी कि नहीं होगी, एक मसला ये भी था। लेकिन अब जो आधे मिलियन बचे हैं, आपने कहा चलो अब मैं भी 110 की बेचता हूँ, आपने 110 किया, लोगों ने लेना बंद कर दिया। बहुत से लोग नहीं तो कर एक सौ सकते, पाँच एक पेनिट्रेशन सौ दस प्राइसिंग से इंक्रीज नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट का जो स्टैंडर्ड था वो 110 था, लेकिन आपकी प्रोडक्ट रिकग्नाइज हो गई लोगों को कि ये तो सस्ती प्रोडक्ट है। अब आप अगर एग्जांपल ले लें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप के बिलियन प्लस यूजर हैं, अगर व्हाट्सएप फीस लगा दे अब इसके ऊपर तो व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा सब जगह से, चलें, ये भी एक वजह हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि मैं व्हाट्सएप तो की ये फीस मैं नहीं जो है। लिमिटेशन, जिस लिमिटेशन से मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये कि प्राइस नीचे रखने से लोग रिकग्नाइज करते हैं कि ये सस्ती प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस ऊपर बढ़ती है तो लोग फिर नहीं लेते कि तो ये तो घटिया प्रोडक्ट है, ये क्यों महंगी हो रही है, तो पहले सस्ती प्रोडक्ट थी। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि प्राइस नहीं कम करते, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, कूपन ऑफर करते हैं। प्राइस तो वही है असल में 800 रुपये वाली, लेकिन कूपन मिला हुआ है आपको 50% का, तो आपको फायदा हो गया। प्राइस कम करने के बजाय प्राइस उसकी वही रिकग्नाइज हो, ताकि जो असल ब्रांड से जो एक महंगी ब्रांड है भाई, ये बड़ी अच्छी वाली ब्रांड है, ये रहन में इमेज रहा है, फिर डिस्काउंट कूपन के थ्रू आप बेच लेते हैं। बहरहाल ये दोनों जगह पे डिपेंड करता है आप किस मार्केट में घुसना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट का क्या इमेज बनाना चाहते हैं, सस्ता प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, महंगा बनाना चाहते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात बाज़ प्रोडक्ट्स के साथ आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग नहीं करना चाहते, आपके प्रोडक्ट का इमेज इस तरह का होता है कि वो बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। जैसे कि बास्किन एंड रॉबिन अगर 100 रुपये की बिकने लगे, तो फिर लोग 500 की नहीं लेंगे, कहेंगे जब तू 100 की बेच सकता था भाई तो 500 क्यों बेच रहे, इसका मतलब है कि सारे के सारे प्रॉफिट है ना। और मार्केट सेगमेंट डिफरेंट आ हमारे जाता यहाँ है। पे आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जिसने पहली दफ़ा जब 50% का डिस्काउंट लगा, उसके बाद सारा साल 50% का डिस्काउंट ही लगा रहा, कम नहीं कर सका वो अच्छा, लेकिन ये मार्केट सेगमेंट में डिपेंड करता है कि अगर अपर क्लास को टारगेट करें तो वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है प्राइस फिक्स वही तो करने हम की। कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग हर जगह ज़रूरत ही नहीं है, या हर जगह करने अप्रोप्रिएट भी नहीं है। मैंने एक दुकान ऐसी देखी कि उस पर जब एक दफ़ा 50% का डिस्काउंट लगा, उस पर लोगों ने ख़रीदा, उससे जब वो डिस्काउंट हटाया लोग दुकान पे आना बंद हो गए, फिर उसने दोबारा 50% का डिस्काउंट लगाया, फिर लोग आने लगे। तब उसकी दुकान में 50% का डिस्काउंट लगा ही रहता है, हर वक्त ये लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ। तो ये भी लिमिटेशन है एक तरह की। अच्छा जी, नेक्स्ट प्राइसिंग, ये सारे नाम जो है ना प्राइस के, देखिए नाम तो बड़े आसान है, सुन के ही समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये याद होने चाहिए।
अब इसका बिल्कुल उलट करते हैं, प्राइस स्किमिंग। कोई समझाए मुझे प्राइस स्किमिंग क्या होता है? किसके पास है माइक? भाईजान के पास है। स्किमिंग देख लूँ मैं पहले, बुक बंद करके हम जवाब दो। बुक बंद करके स्किमिंग, आपने कभी स्किम्ड मिल्क पिया है? सुना है? स्किम्ड मिल्क का नाम सुना है? स्किम का क्या मतलब होता है? बालाई उतार लेना, हटाए नहीं, उतार लें। जी, बालाई उतार लें, स्किमिंग। तो इसी तरह से आपने कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। आपको पता है कि अभी तो किसी और को लाने में, लाइसेंस लेने में ये बहुत टाइम लगेगा। मार्केट में पहली दफ़ा मोबाइल कनेक्शन लॉन्च हुआ, इंस्टा फ़ोन था और मोबिलिंक था, ये दो कंपनी आई थी शुरू में। तो भाई क्या इनके नखरे थे, मतलब मोबाइल फ़ोन कनेक्शन लेना, सिम लेना बड़ा मुश्किल काम होता था। इंस्टा फ़ोन में क्या होता था, सिम भी नहीं होती थी। आप फ़ोन लेते थे, फ़ोन लेके इनके ऑफिस जाते थे, ऑफिस बाकायदा से लगता है पता नहीं कहाँ लग्जरी जगह पे आ गए, बहुत महंगी एक्सक्लूसिव जगह पे। वहाँ पे आप सोफ़ों पे बैठे हैं, बड़ा आपको ओए होए मोबाइल फ़ोन सिम लेने आए हैं। तो हज़ारों रुपए में उसका, उस ज़माने की बात हो रही है, 1990 1999 2000 ऑनवर्ड्स, ये उस वक्त के करीब करीब की बात हो रही है जब बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में। तो आपको सिम लेने जाना भी एक एक्सक्लूसिव काम लगता था। उस वक्त हज़ारों की सिम होती थी, 9,000 10,000 इस तरह से आपको कनेक्शन मिलते थे। अब 200 फिर रुपये की सिम। अब तो सिम फ्री भी मिलती है। तो उस वक्त उन्होंने स्किमिंग की खूब दबा के, प्राइस, कॉल चार्जेस। आज कॉल चार्जेस क्या है, इतनी महंगा उस जमाने के हिसाब से आज तो शायद कितनी 1,000 गुना महंगाई हो गई होगी, 1,000% महंगाई हो गई होगी, 1,000% महंगाई हो गई होगी अब तक, कम से कम सन 1999 से 2024 तक इतनी महंगाई हो गई है। आज कॉल चार्जेस क्या है ऑन एन एवरेज? आपकी 1 मिनट की कॉल साढ़े कितनी की? तीन रुपये। उस वक्त 1 मिनट की कॉल 20 रुपए की होती थी। सोचें कितनी। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। आपके पास अगर फोन आया है तो भी कटेंगे। ये सब क्या है? ये प्राइस स्कीमिंग है कि भाई अभी कोई और नहीं बेच रहा तो हम फुल फुल खाएंगे पिएंगे। अच्छा, लेकिन ये स्कीमिंग नहीं कहलाएगी, इसमें आप कॉपरेटिव प्राइसिंग कह लें, कोलूजन कह, कॉम्पिटिटिव कंपेटिटिव नहीं, इसको कोलूजन कह लें। इसमें और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। स्कीमिंग का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि मैं अकेला हूँ प्राइम मार्केट में, तो मैं इनकी चमड़ी उतारता हूँ, मैं इनको उस प्राइस से बेचता हूँ जिस प्राइस पे अभी ये प्रोडक्ट, चूंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, किसी और के पास नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना स्कीमिंग में, स्कीमिंग कॉन्सेप्ट ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है। आप रेसिंग कार पहली बना के बेचें पाकिस्तान में तो आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करेंगे, अगर और 10 कंपनियां रेसिंग कार बनाने लगे तो प्राइसिंग से आ जाएगी। ठीक है, ये जो टेबल जिस मटेरियल की बनी हुई है, हाई ग्लास, जब नया नया आया था तो बहुत महंगा था हाई ग्लास, फिर हर कंपनी ने लॉन्च कर दिया, नीचे आ गया। महंगा इसलिए नहीं था कि बनाना मुश्किल था, महंगा इसलिए था कि स्कीमिंग कर रहे थे, उनको पता था एक्सक्लूसिवली सिर्फ हम ही बेच रहे हैं, कोई और नहीं बेच रहा। स्कीमिंग के भी कोई फायदे होते हैं। स्कीमिंग का पहला फायदा ये होता है कि हाई प्रॉफिट मार्जिन। प्रोडक्ट जो है वो आपका रिकग्नाइज होता है एज अ लग्जरी प्रोडक्ट। आपका एक हाई एंड मार्केट को आप टच करते हैं, तो आप हाई एंड होने के लिए आप मशहूर हो जाते हैं। नंबर 2 क्या फायदा होता है, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बताया, शुरू शुरू में प्रॉफिट बहुत ठीक ठाक मिल जाता है आपको। उस प्रॉफिट की मदद से आप आगे जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना प्रोडक्शन सब बेहतर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए आना मुश्किल हो जाता है। आपके पास जितना प्रॉफिट आ रहा होता है, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, और इसमें ब्लू ओशन एडवांटेज होता है। दोनों टर्म्स आई डोंट नो आप लोगों के ध्यान में है कि नहीं है। जब मैं सबसे पहले एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं उसकी प्राइस स्किम करूँगा, यानी ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा। उस ज़्यादा प्राइस के वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा, उस ज़्यादा प्रॉफिट से मैं ज़्यादा R&D करके अपने लिए एक और नया प्रोडक्ट बना लूँगा, ताकि फिर अगली स्कीमिंग शुरू कर दूँ मैं। ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन मूव करूँगा मैं।
हर जगह मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, जब उसमें कंपेटिटर उतरेंगे उस वक्त तक मैं इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ कि उस प्रॉफिट की वजह से ऐसी रिसर्च कर चुका हूँ कि मेरा अगला प्रोडक्ट तैयार होगा लॉन्च होने के लिए, मैं अगला लॉन्च कर दूंगा। तो ये R&D पे पैसा लगाने के लिए आपके पास होता है काफ़ी। जब कंपेटिटिव प्राइस चल रही होती है, मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो आप R&D के लिए पैसा निकाल नहीं पाते। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग का फायदा, प्राइस स्कीमिंग के कोई नुकसान भी है। लो कस्टमर हो सकता है, हर कोई नहीं खरीद सकता, लो कस्टमर हो सकते हैं। और आपके हाई प्रॉफिट की वजह से लाजमन कंपटीशन उतरेगा बीच में, कंपटीशन एकदम से उतरेगा। आपने जैसे ही हाई प्रॉफिट मार्जिन रखा ना, तो मार्केट देखती है यार बड़ा बड़ा सही का बिक रहा है, बहुत पैसे हैं इसमें, हम भी बनाते हैं ये चीज़, और फिर थोड़ी देर में आपको मार्केट में अपने जैसे बेताश नजर आएंगे जो आपसे कम में बेच रहे होंगे। ठीक है, तीसरी बात ये कि जब आपने स्किमिंग की थी तब तो लोगों ने आपको उसको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट समझा था। जब मार्केट में कंपटीशन आया, आपने भी अपनी प्राइस नीचे की, तो अब लोग आपसे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करेंगे। इसका मतलब है हमें लूट रहे थे थोड़े दिन पहले तक। आपने कहा कि नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट तो ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इसलिए हमारा महंगा प्रोडक्ट है, ये थोड़ी कह के थोड़ी पूछते हैं आप कि भाई मैं भी लूट रहा हूँ तुम लोगों को क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन कोई नहीं है तुम्हारे पास, हम ये थोड़ी कहते हैं। हम तो कहते हैं प्रोडक्ट बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत महंगा है, इसलिए हम इतने का बेच रहे हैं। थोड़ी देर में जब आप प्राइस नीचे कर देंगे, लोग कहेंगे अब कैसा कहाँ गया वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आपका, अब कैसे प्राइस कम हो गई। तो जी, ये फिर वो दूसरी स्ट्रेटेजी लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये इन्होंने हमें चीट किया। तो बहुत से प्रोडक्ट जो स्किम किए जाते हैं उसकी प्राइस नीचे नहीं की जाती, फिर चाहे कंपटीशन आ जाए वो अगले अगले ग्राउंड में चले जाते हैं, या अपने ब्रांड की इमेज इतनी ऊपर बना के रखते हैं कि फिर ऊपर वाले ही उसको यूज करें, ऊपर वाले ही कंज्यूम करें उसको। ठीक है, फिर एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे ही चैप्टर चलते चलते खत्म हो जाएगा। एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसको आप कहते हैं, नाम से अगेन पता चल जाएगा आपको, प्रोमोशनल प्राइसिंग। क्या मतलब हुआ? प्रोमोशनल प्राइसिंग, नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखते नहीं आप ब्रेक इवन जाते हैं, इधर जाते हैं, इम्तियाज जाते हैं, प्रमोशंस लगी हुई होती हैं। तो अभी तो असल में प्राइस तो 100 ही है, असल तो प्राइस 100 ही है, किसी वजह से अभी कुछ दिन के लिए प्राइस 90 हुई है, ये प्रमोशन लगी हुई है आपकी, रमजान सेल ऑफर। स्टॉक नहीं बिक रहा आपका, उसको वेरिएशन की उसकी वजह तो कोई भी हो सकती है, हाँ बहुत सारे रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं प्रमोशनल ऑफर के। जाहिर है असल जो फाइनल रीजन है वो ये कि सेल्स बढ़ानी है। अब सेल्स क्यों बढ़ानी है, उसकी कई कोई भी वजह हो सकती है, स्टॉक निकालना है आपको, मार्केट शेयर बढ़ाना है, कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन प्रमोशनल का मतलब है किसी टाइम के लिए आपने अपनी प्राइस को नीचे किया, शॉर्ट टर्म में सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपने नीचे कर लिया। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रमोशनल प्राइसिंग होती है? बाय वन गेट वन फ्री, बंडल ऑफर, 3 पे 1 फ्री, ठीक है, प्राइस डिस्काउंट, रमजान ऑफर, बचत ऑफर, ईद ऑफर, कौन कौन से दिन होते हैं उनकी ऑफर आ जाती है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर आती है, क्रिसमस पे लगाते हैं, वैलेंटाइन पे लगाते हैं, सब पे लगाते हैं, जिस तरह के कस्टमर को वो ग्रैब करना चाहते हैं उस तरह की ऑफर लगाते हैं। फायदा क्या है जी प्रमोशनल ऑफर का? जैसे अभी आप लोगों ने बताया ही कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा हो गया किसी चीज़ का, तो प्रमोशनल ऑफर बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि आप एक खास तरह का प्रोडक्ट बेचते थे, कुछ अर्से में वो नया दूसरी टाइप का आने वाला है, अब वो दूसरी टाइप का अगर आ गया तो ये तो बिकेगा ही नहीं, सब दूसरा वाले ही मांगेंगे, तो फिर इस पर प्रमोशनल लगा दो। बिल्कुल ऐसे ही है, नया वर्जन आ रहा है आपके एयरपॉड्स का, वर्जन 3 था अब 4 आ रहा है, तो 3 को 3 तो नहीं बिकेगा फिर अगर 4 आ गया तो।
तो प्रमोशनल प्राइसिंग करके 3 को निकाल देते हैं स्टॉक एंड करने के लिए। बुक्स के साथ भी होता है ना, ऐसा बुक्स का नया एडिशन आ रहा है, पुराना एडिशन जी, पुराने एडिशन को आप सस्ता कर दें। ये भी होता है कि हम अपना ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कि जो लोग हमारा प्रोडक्ट इस वजह से नहीं ले पा रहे या तो हाई प्राइस को लाने वाले इस वजह से करते हैं, या हम अपनी जो लोग नहीं खरीद पा रहे कि अभी हमारा प्रोडक्ट मिल जाए हम उसको कॉम्पिटिटिव, जैसे कि यूनिलीवर है। ये शैम्पू वाली कंपनी, शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, सर्फ बनाने वाली कंपनी है, अपना कॉम्पिटिटिव को भी लॉन्च कर देते हैं। जी, एक सेगमेंट को सभी यूनिलीवर दूसरा सेगमेंट कैप्चर करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट कंपटीशन में लॉन्च करते हैं। खैर, तो प्रमोशनल प्राइसिंग जो है वो आपकी सेल्स को बढ़ा सकती है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा अभी, मार्केट में जो प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ा था, लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने की एक स्ट्रेटेजी भी प्रमोशन होती है कि थोड़ा सा आप वापस और खींच लें, प्राइसिंग को प्रमोशनल कर दें, कुछ अर्से और चल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाती है इससे। लिमिटेशंस क्या हैं? क्योंकि आपने प्रमोशनल प्राइस रखी है तो प्रॉफिट कम होगा, इसमें प्रॉफिट कम होगा। और प्रमोशनल प्राइसिंग में एक प्रॉब्लम ये होता है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है प्राइस वॉर का। आपने दूध की कीमत कम की, दूसरे वाले ने उससे कम की, पहले वाले ने उससे और कम कर दी, कभी कभी दूध आप लॉस से बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्राइस का इंसान की साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है? बहुत कम बहुत होता है। ताल्लुक है। 100 का 99 का बेच दे, सबका सस्ती हो गई चीज़। छोटी सी बात है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप करते हैं कि चीज़ों की कीमत ऐसी रखते हैं। साइकोलॉजिकली प्राइसिंग को तय करते वक्त आप चीज़ों की कीमत ऐसी रखते हैं कि वो आपके जो रेलिवेंट कस्टमर हैं उसको अपील कर सकें। बाद लोगों को 100 का और 99 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बास तरह के प्रोडक्ट ऐसे हैं, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं। हम क्या करते हैं, 1000 का ना देखे प्रोडक्ट, 100 का ही देखे, 100 का देखे, 200 का देखे, 500 का, 999 भी 1000 से कम है। तो थाउजेंड्स में ना जाए प्रोडक्ट की प्राइस, हंड्रेड्स में रहे। ये बातों का चार होता होता है ना, है, प्रोडक्ट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। प्रोडक्ट है ही 1000 का, उसको 3000 लिख के काट के 1000 कर दें। ना $1 कर दी, साइकोलॉजिकली लोगों को $1 तो $1 लग रहा है, हालांकि वो हो सकता है कि महंगा हो जाए। होता है ना, 3000 का लिख के उसको काट के नीचे 1000 लिख दिया, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। थी तो 1000 की, तो 1000 की बेचें, लेकिन लिखा ऊपर के 3000। बाज़ों का प्राइसिंग बढ़ा के ही देते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। आपको पता है मुझे बेचना ही अच्छे वाले जगहों पे। जैसे आप चनियोटी फर्नीचर बनवा रहे हैं चनियोटी फर्नीचर का एक सोफ़ा अगर 25,000 का नॉर्मल बन रहा है और बिक भी सकता था 25,000 का, तो आप उसको बेच रहे हैं अपनी खास दुकान पे लेके, भाई ये एक्सक्लूसिव चनियोटी शॉप है, यहाँ पे 50,000 से कम चीज़ बिकती है ना। हैबिट पे जाके आप खरीदें तो आपको वो फील कराने के लिए कि सस्ती चीज़ नहीं है, तो वो चाहे सस्ती बन भी रही थी तब भी सस्ती नहीं बेच रहे, क्योंकि उनका ब्रांड इमेज ऐसा बन गया है कि वो एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। यानी बाज़ औक़ात आपकी कॉस्ट कम होती है, फिर भी आप इसलिए नहीं सस्ता करते कि कहीं कस्टमर ये ना समझें कि हम सस्ती चीज़ें बनाते हैं, हमारी चीज़ की क्वालिटी कम है, कस्टमर को लगे क्वालिटी बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल है, महंगी ही महंगी है। एग्जाम्पल है इम्तियाज़ की और लकी वन की वैले पार्किंग की। तो फ्री पार्किंग है, उनकी चार्ज पार्किंग है, तो उसमें भी फ़र्क आ जाता है। उसको समझते सिक्योरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे उस पर। क्या एक ही प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ प्राइसिंग लग सकती है? क्या एक ही प्रोडक्ट पे, इसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। प्रोडक्ट एक ही है, हर कोई अलग अलग प्राइस पे कर रहा है। इसकी मिसाल बताएं मुझे। अच्छा, एक तो बार्गेनिंग हो गई ना, बार्गेन हो गई। या एक और भी हो गया कि अब वो उन लोगों ने ऑफर किया है कि आपके बैंक का ये वाला कार्ड है तो ये डिस्काउंट मिलेगा, ये वाला कार्ड है तो ये डिस्काउंट मिलेगा। मेरे पास प्लेटिनम वाला है, मुझे 200 की पड़ गई, इनके पास सिल्वर वाला था तो उनको वही प्रोडक्ट 350 की पड़ गई।
अच्छा, इसमें तो उल्टा नुकसान हो गया, इसके बाद बेचारे के पास पैसे कम थे वो महंगी की ले रहा है, जिसके पास पैसे ज़्यादा थे वो सस्ती ले रहा है। हम डायनेमिक प्राइसिंग में करना ये चाह रहे हैं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो महंगी ले। अरे वो इलाके वाइज आप कर देते ना, मार्केट बना देते हैं कि जी वही प्रोडक्ट जो है वो आप डिफेंस में सेल करेंगे, उसकी प्राइस कुछ और होगी। और आप लेकिन कस्टमर क्यों लेगा फिर? जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बाटा है, बाटा डिफेंस महंगा बेचे और बाटा नॉर्थ कराची सस्ता बेचेगा, तो वो जो रिस्क है वो उसके माइंड में है ना कि उसके लिए वो भी सस्ता है। हाँ, पर वो एक तो अगर आप मार्केट के लोकेशन से, लोकेशन की वजह से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्राइस में, तो आप लाजमन उसके इमेज में भी डिफरेंशिएशन करते हैं, चाहे अंदर से प्रोडक्ट सेम हो। जैसे आइसक्रीम शॉप मैं डिफेंस में खेल रहा हूँ, मैं नॉर्थ कराची में खोल रहा हूँ या कहीं और छोटी जगह पे खोल रहा हूँ निस्बतन डिफेंस के, तो और मेरी दुकान का नाम है जिलाटो, तो मैं उसमें कहीं थोड़ा सा कुछ चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, ये शो करने के लिए कि ये जिलाटो एक्सक्लूसिव वाली है, ये जिलाटो सस्ती वाली है, हालांकि दोनों में आइसक्रीम शायद सेम ही मिल रही हो। तो थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन करते हैं आप चीज़ के अंदर और उसको एक्सक्लूसिव कर देते हैं। फ्लेवर्स चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी या उसके कप्स चेंज कर दिए, मेड प्रेजेंटेशन फॉर चेंज कर दी, एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन प्राइस। चेंज कर दी, एम्बियंस चेंज कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा उसमें। तब भी फर्क पड़ जाता है और इसके प्राइसिंग के अलावा ऊपर। वो जो आपका वहाँ पे डीलर है, जो हम्म। वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनसे भी बड़ी फर्क पड़ता है। क्वालिटी है। अच्छा, फिर जैसे कि एक हवाई जहाज़ है, एक हवाई जहाज़ के अंदर 300 सीटें हैं, जहाज़ की कॉस्ट ऐसे पड़ रही है कि एक सीट 1 लाख रुपए की बेच सकते हैं आप, लेकिन आप क्या करते हैं, सीटों के अंदर पर्दे लगा के ग्रुपिंग कर देते हैं। इकोनॉमी क्लास। एक इकोनॉमी क्लास, वही सीटों में से उन्हीं सीटों पे बैठ रहा है एक बंदा, वो इकोनॉमी के ला रहा है, उन्हीं सीटों में बैठ रहा है वो इकोनॉमी प्लस के ला रहा है। एक पर्दा का फर्क है इकोनॉमी और एक रुमाल, इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस में एक पर्दा और एक रुमाल, ये फ़र्क होता है बस। लेकिन आप अपने आप को समझते हैं ओहो पीछे वाले, तो वो ये सर्विस देते हैं कि जब तक इकोनॉमी प्लस वाले नहीं निकल जाएंगे इकोनॉमी वाले बैठे रहें जी, पहले इकोनॉमी प्लस वालों को जाने दो जी, ओहो अमलीट हो। हालांकि इकोनॉमी प्लस में कोई खास सीट का भी फ़र्क नहीं है, वो पर्दा बस लगा देते हैं इकोनॉमी से आगे कि ये आगे वाले इकोनॉमी प्लस वाले, पीछे वाले इकोनॉमी वाले। उसके बाद वो एक आपको गर्म रुमाल ला के दे देते हैं जब आप आके बैठते हैं, चिमटे से पकड़ के गर्म रुमाल पकड़ा देते हैं आपको, ले जी हाथ साफ कर लें अपने, क्योंकि आप वो कंप्रेस्ड जोन उसमें आते हैं ना, तो एक आपके एक हाथ थोड़े एक चिपचिपे हो एग्जांपल जाते और हैं, आई है बिजनेस क्लास के और अंदर। फिर आगे चले जाएंगे तो बिजनेस क्लास कर देंगे आप। नहीं नहीं, एक और ठीक है, एग्जांपल कुछ इस तरह की चीजें करने यही डिफरेंस जो है वो फ़र्क आता है क्लास का, बिजनेस क्लास का। ठीक है, वो तो उतनी जहाज वालों को तो कुछ नहीं फर्क इसी पड़ता। तरह से हज के दिनों में फ़्लाइट की प्राइसेस, वही जहाज़ है, वही कॉस्ट है, वही जा रहा है, वही तो, हाँ लोडेड होके जाता है, सीधे लगा देते तो हैं। हज के दिनों में जहाज़ की सीट की कीमत डबल हो जाती है। डबल हो जाता अब रमजान में फ्रूट देख लें पाकिस्तान में, डबल तो अच्छा, ट्रिपल। एक तो है ना डिमांड ड्रिवन होने की वजह से जो ज़्यादा पे कर सकता है, जो ज़्यादा पे कर सकता है जब ज़्यादा पे कर सकता है, और मार्केट में एडजस्टमेंट हुई भी ऐसी कि लोग मान गए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसा कर लेते हैं। जैसे एयरलाइन पे अब आप सब नॉर्मलाइज हैं कि हाँ भाई रश ज़्यादा है तो ज़्यादा ही चार्ज करेंगे। होटल प्राइस भी होता है, कमरा कितने का मिलता है आपको, होटल का एक कमरा कितने का मिलता है? कुछ एक्सक्लूसिव होटल्स हैं बड़े बड़े जिनका हमेशा ही महंगा होता है, तो सीज़न हो या सीज़न नहीं हो महंगा ही बेचते हैं, उनको अपनी प्राइस एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, फिक्स प्राइस है उनकी। लेकिन जो छोटे होटल होते हैं वो बार्गेन करते हैं। हैं। ऐसा तो फिर हर तरफ है ना, आप अगर ट्रैवलिंग करें तो उसमें फिर बसेस हो, ट्रेन हो, या फिर ये जैसे गवर्नमेंट की जो ट्रेन है उसका किराया फिक्स है, और 14 अगस्त पे कम हो जाता है, ईद पे कम हो जाता है। तो बार्गेन नहीं कर रहे, आपको अच्छे इवेंट के ऊपर जो है वो नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट की बस जो है वो जो ट्रेन है वो तो ऐसी है, लेकिन गवर्नमेंट जो कमर्शियल बसेस हैं वो ऐसे ही हैं कि ईद के दिनों में महंगी हो जाएंगी। और जैसे वो ग्रीन बस है या रेड रेड बस जो है, इसका एक स्टॉप का किराया 15 रुपये है, लेकिन अगर ट्रांस पेट्रोल महंगा होगा तो वो महंगी नहीं करेंगे, जो नॉर्मल लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो महंगी करेंगे। जी, माइक रखा अभी आपने, मुंह के करीब भी नहीं कर रहे। ठीक है दवार भाई, ये बात समझ में आती है, डायनेमिक प्राइसिंग हो सकती है, चाहे वो बार्गेनिंग के थ्रू हो या वो सीजनल हो
या वो एक्सक्लूसिविटी दे के एक सेक्शन की आप उसको कर दें। नई की दुकान हो, डायनेमिक प्राइसिंग हो सकती है। कोई बाल काटने वो मतलब आप ये वाले कटवाएंगे, ये वाले कटवाएंगे, इस वाले से कटवाएंगे, उस वाले से ये कटवाएंगे। वाला कितने में कटेगा और ये वाला नाई और बार्बर में डिफरेंस? नहीं, उसी दुकान पे, उसी दुकान पे। दुकान जो भी जैसे कि अब अगर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे एक एक दुकान, एक जो बार्बर है, दुकान के फिक्स प्राइस लिखे हुए हैं ना बाल काटने के 300 रुपये, मैं 500 में कटवा के आता हूँ। एक्सक्लूसिव बाल कटते हैं। अच्छा वाला नाई है, वो ज़्यादा अच्छे काटता है, वो एक अलग सेक्शन बनाया है उन्होंने, अलग से सीट है, वो थोड़ी देर मसाज भी करता है, वो चीज़ें भी करता है। तो क्या होता है कि आपको एक्सक्लूसिव प्राइसिंग बाद लोग पे करना चाहते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव सर्विस लेना चाहते हैं, उनको फील चाहिए होता है कि हम ज़रा थोड़ा बेहतर, तो वो साइज पे ले रहे हो तो बेनिफिट आप हाँ ठीक है। तो हर जगह ही हर जगह ही चल रहा है वो। आखिरी बात इसमें जो है, अच्छा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का, जैसे मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ, बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। ये वाला कॉम्पिटिशन जो है पैकेजिंग में भी है, स्नो वाइट जो है वो अलग ही चार्ज होता है। हाँ, लेकिन चूंकि प्राइस की बात हो रही है ना, तो प्राइस ही कहलाएगी, प्राइसिंग ही कहलाएगी। आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये भी एक फैक्टर है। आप ये देखते हैं कि आप क्या प्राइस बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। अगर आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कुछ याद है? ये इन इलास्टिक डिमांड है, तो सप्लाई यानी प्राइस बढ़ा प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगी। दवाएं ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, दवाओं में हो रहा था उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। 200% इजाफा 50% हाँ, ये आपको ऐसा लगने लगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। एक्चुअली वो वाकई नेसेसिटी है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। लोगों को ऐसा लगने लगे कि इस प्रोडक्ट के बगैर गुजारा नहीं होगा, तो आप प्राइस ऊपर कर सकते हैं उसको, लोग उसकी प्राइस क्वांटिटी कम नहीं करेंगे ज़्यादा। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड में इन इलास्टिक डिमांड अगर है, तो आप उसकी प्राइसिंग आसानी से ऊपर कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि वो लोगों के लिए नेसेसिटी बन जाए वो चीज़। और अगर उसकी इलास्टिक डिमांड है, तो आपको पता है कि आपने थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड बहुत सारी कम हो जानी है। तो वहाँ पे फिर आप उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या मैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी इख्तियार करूँ। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी केस स्टडी दी हुई है इंटरनेशनल बिजनेस एंड फोकस के नाम से, बिग मैक की प्राइसेस के बारे में। तो 176 पेज पे मौजूद है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने प्राइसिंग को कवर किया। एक जल्दी से रिहैश देखना है ना, तो मेरे पास, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इनके जो ये जो समरी किस्म की रिवीजन समरी की डायग्राम होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। अब एक डायग्राम में उन्होंने बता दिया प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कुड बी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कंपेटिटिव प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, और फिर इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग सेल्स या मेंटेनिंग मार्केट शेयर, या कवर कॉस्ट, या मेक हाई प्रॉफिट्स, या एंटर इन अ न्यू मार्केट। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर उन्होंने एक समरी सी डायग्राम बना दी, वो देख के आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। सवाल किस तरह का आता है कि XYZ बिजनेस है, नया लॉन्च हुआ है, उसके कंपेटिटर इस तरह के हैं, मार्केट में ये सूरत हाल है, प्रोडक्ट को लोग ऐसा समझते हैं, आपके ख्याल से उनको कौन सी प्राइसिंग करनी चाहिए? तो आपको सिचुएशन देखते हुए डिसाइड करना है कि प्राइसिंग कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने लेसन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, फिर हम नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।